नमस्कार, 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी 5 बड़ी खबरें आपको इस कार्यक्रम में हम दिखाने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की, जहां शिवराज सरकार ने पिछले 7 महीनों में करीब 10 बार बाजार से कर्ज उठाया है। दूसरी खबर में बात प्याज की है, जहां केंद्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार के फैसले की, जिसकी वजह से प्याज के बढ़ते दामों में लगाम लग सकती है। तीसरी खबर यूपी से है, जहां मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चौथी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले की, जहां चचेरे चाचा ने मासूम का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने मासूम को सुरक्षित वापस ले लिया है। वहीं 5वीं और अंतिम खबर में बताएंगे कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार और ठंड के 90 दिन बचाव कितना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी के चलते प्रदेश में कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार 30 दिन में चौथी बार बुधवार को बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। इससे पहले 7, 13 और 21 अक्टूबर को सरकार ने बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। शिवराज सरकार अपने 7 माह के कार्यकाल में 9वीं बार कर्ज ले चुकी है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपए 20 साल के लिए कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी की गई है। सूत्रों की माने तो कोरोना महामारी की वजह से सरकार की माली हालत खराब है और राजस्व में भी कमी आई है। जीएसटी में लगातार कमी के कारण आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ी हुई है। राज्य सरकार पर जनवरी से अब तक 22,000 करोड़ का कर्ज पड़ा है। केंद्र से 4,440 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता मिली है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार सिर्फ ब्याज पर ही करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 2017 में ये ब्याज 12,695 करोड़ रुपए था, जो 2018 में 14,432 करोड़ रुपए हो गया, जबकि 2019 में 13,751 करोड़ रुपए और 2020 के अंत तक ये बढ़कर 16,460 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, 30 दिन में चौथी बार कर्ज लिया है और अगर पिछले 7 माह के कार्यकाल की बात की जाए सरकार की, शिवराज सरकार की, 9 बार कर्ज ले चुकी है अभी तक सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज ले रही है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है तो सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घटता है। दूसरा, सेंट्रल शेयर जो आता था टैक्स कलेक्शन का वो भी कम हुआ है, लेकिन इस बार जीएसटी अच्छा कलेक्ट हुआ है। केंद्र सरकार ने बताया, तो उम्मीद करते हैं कि वहां से कुछ मध्य प्रदेश को जो हिस्सा मिलता है वो अच्छा मिल जाएगा। तो चाहे हम कमलनाथ सरकार की बात करें, यदि 15 महीने की सरकार को देखें तो उसने भी लगातार हर महीने कर दिया था। किसी महीने तो 3-3 बार भी कर्ज लेने की नौबत आई थी। लेकिन ये जरूर है कि मैं ये जरूर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को अभी कम से कम वो स्थिति नहीं आई कि वेतन बांटने के लिए कर्ज लेना पड़े। इसलिए कांग्रेस सरकार के साथ ये स्थिति निर्मित हो गई थी। 1-2 बार उन्हें जो वेतन बांटने के लिए कर्ज करने के लिए कर्ज लेना पड़ा था। तो एक उससे बेहतर स्थिति में प्रदेश की जो जीडीपी की सीमा निर्धारित की केंद्र सरकार ने, उसी दायरे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जा रहा है। और इस पूरे कर्ज में एक जरूर है कि सिर्फ आम आदमी पर या प्रदेश के खजाने पर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता है। और मध्य प्रदेश की पिछले 1.5-2 साल से लगातार कर्ज ले रहा है, तो मध्य प्रदेश की जो ब्याज दर होती है कर्ज की, उसमें भी जो है मध्य प्रदेश को ज्यादा ब्याज चुकाना है। सर, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़े थे। सर, आवाज आ रही है आपको? तो बात करने की कोशिश हम एक बार फिर से करेंगे, लेकिन आपको बता दें
कि आर्थिक संकट मध्य प्रदेश में इस वक्त गहरा गया है और कोरोना के चलते और भी ज्यादा स्थितियां विकट होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ प्रभु सर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए जया, तो मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से कर्ज जो अभी ले रही है, तो आने वाले समय में स्थितियों में सुधार हो सकता है। सरकार को जीडीपी की जो सीमा है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5% की, उसके दायरे में ही कर्ज ले रही है। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश सरकार पर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो ब्याज थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि सरकार लगातार पिछले 2 साल से डिफॉल्ट हो रही है, लगातार कर्ज लेती जा रही है और इससे प्रदेश के खजाने पर या कहें कि आम आदमी पर भी कर्ज का जो भार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में स्थितियों में सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि कोरोना का वैसा डर नहीं रहा। केंद्र के जीएसटी कलेक्शन बढ़ चुका है, तो केंद्र सेंट्रल शेयर से जो मध्य प्रदेश को राशि मिलती है वो भी इस बार बढ़ने की उम्मीद है। तो कुछ स्थितियां सुधार की तरफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, क्योंकि विकास कार्यों के लिए ये कर्ज लगातार लिया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि अभी वो नौबत नहीं आई है कि सरकार को कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों को सैलरी बांटनी पड़े। ये हालात थोड़े अच्छे कहे जा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कर्ज लेना, 9 बार कर्ज ले चुकी है प्रदेश सरकार, इसका आम जनता पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, प्रदेश सरकार जो कर्ज लेती है बाजार से, वो कर्ज मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए लेती है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें के लिए बाजार से कर्ज उठाना पड़ता है। कई बार ये होता है कि सरकार को जो है रेवेन्यू, जैसे अभी कोरोना का रेवेन्यू कलेक्शन कम आ रहा है, तो उसको लेकर भी सरकार कर्ज लेती है। यदि हम बात करें आज से 2002 की, तो 2002 में मध्य प्रदेश का जो बजट था वो लगभग 27,000 करोड़ का बजट था और लगभग उतना ही बाजार से कर्ज था। चाहे बिहार को देख लें, चाहे कर्नाटक को देख लें, चाहे महाराष्ट्र को देख लें, तो जो भी राज्य जिनका कुल बजट शेयर होता है लगभग उसके आसपास ही वो कर्ज के उनका अमाउंट होता है, क्योंकि विकास कार्यों के लिए सरकार को संसाधन चाहिए पड़ते हैं और प्रदेश के जो अपने संसाधन है वो तो लगातार उतने ज्यादा अमाउंट एक साथ आ नहीं पाता है। तो धीरे धीरे वो राशि एकत्रित होती है। तो सरकार ये जो बाजार से कर्ज लेना और अपने रेवेन्यू से जो इकट्ठा होता है राजस्व, उसका उपयोग करना, इस तरीके से संतुलन साध कर काम करती है। इसलिए केंद्र सरकार ने बाजार से कर्ज लेने की छूट राज्यों को दे रखी है और उसकी लिमिट जो पहले 3% की थी कि प्रदेश के जो जीडीपी है उसका 3% दिया जाएगा, उसको मोदी सरकार ने बढ़ाकर 5% कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश सरकार ओवर बजटिंग कर रही है, ओवर जाके कर्ज ले रही है, क्योंकि वो तय सीमा है, उतना ही कर्ज ले सकती है। तो उस सीमा दायरे के अंदर वो कर्ज लिए जा रहा है। जया, बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका सर ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से कर्ज लिया जा रहा है। विकास कार्य क्योंकि मध्य प्रदेश में करना है और प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर ही, स्थितियों को बेहतर करने को लेकर ही लगातार सरकार की तरफ से कर्ज लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आम जनता से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां प्याज की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अब केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी थोक व्यापारी 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 20 क्विंटल से ज्यादा प्याज जमा नहीं कर सकेगा। यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। सरकार के आदेश से प्याज की कीमतों पर लगाम लगने की संभावनाएं हैं। कुछ दिनों पहले प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, अब भी वो 40 से 60 रुपए किलो तक बिक रही है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को प्याज की स्टॉक सीमा तय की थी। भंडारण सीमा तय होने से अब प्याज व्यापारियों को रजिस्टर में हर दिन के स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा। कितना प्याज था, कितना आया, कितना बेचा और कितना बचा, व्यापारियों को स्टॉक का पाक्षिक रिटर्न सरकार को देना होगा। वो प्याज बेचने से इनकार नहीं कर पाएगा। सरकारी अफसर जांच और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई कर सकेंगे। लिमिट प्याज की खेती वाले किसानों पर लागू नहीं होगी। और हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अर्धवारियू फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अंकुर जी, प्याज जो कि लगातार अभी कुछ समय पहले हम देख रहे थे लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही थी और आम जन को, खास करके गृहिणियों को रुला रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार के बाद जब प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है, तो इसका सीधा असर आम जनता पर कैसे होगा, ये समझाइए।
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जया, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया काफी रेट प्याज के बढ़ गए थे, लोगों को रुला रही थी यह प्याज। उसके बाद अब प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि एक स्टॉक तय कर दिया गया है कि जो बड़ा व्यापारी थोक व्यापारी होगा वो 250 क्विंटल तक प्याज रखेगा और जो छोटा फुटकर व्यापारी है वो 20 क्विंटल तक प्याज रखेगा। इसके लिए बाकायदा सरकार को रिटर्न इसमें देना पड़ेगा, साथ ही एक स्टॉक भी बनाया जाना है कि कितना प्याज रखा है, कितना बेचा, कितना, पूरा एक लेखा जोखा भी रखना होगा। सरकारी अधिकारी हो इस पर पूरी नजर रखेंगे और निश्चित तौर पर कहेंगे इस स्टॉक लिमिट बनाने से न सिर्फ आम जनता को फायदा होगा बल्कि जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं, जो किसानों से सस्ते दामों में प्याज खरीद लेते हैं और महंगे दामों में फिर बेचते हैं। जैसे अभी भी स्थिति ये है कि प्याज के रेट 30 से 35 रुपए गिर गए हैं, 60 रुपए किलो अभी भी फुटकर में प्याज बिक रही है, जो कि अगर बात करें अगर थोक की तो अभी 30 से 35 रुपए किलो प्याज है, लेकिन अभी भी 60 रुपए किलो प्याज है। इसी सब चीजों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, एक स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। बिल्कुल, स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। अब आम जनता को जो प्याज के दाम है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर मिलेगी, लेकिन अंकुर जी ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अब जो व्यापारी हैं उन्हें रजिस्टर में हर दिन का स्टॉक का ब्यौरा रखना होगा, जमाखोरी नहीं कर पाएंगे, सरकारी अफसर जांच करेंगे, स्टॉक की पूरी जांच की जाएगी, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सरकारी अफसर जांच करने आखिर पहुंचेंगे कहां, वहां भी तो लापरवाही होती है। निश्चित तौर पर जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि लापरवाही भी होती है और अधिकारी और व्यापारियों के बीच में आपसी तालमेल भी बैठ जाता है। इसमें कह सकते हैं कि ये अपने आप में भ्रष्टाचार को पनपाता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि व्यापारियों पर लगाम कसने के लिए एक स्टॉक लिमिट तय की गई है और अब इसके बाद जो थोक व्यापारी है, चाहे बड़े शहरों में हो चाहे वो वेयर हाउस में प्याज उनकी रखी हो, पूरा उसका लेखा जोखा देना होगा और एक जो लिमिट है, लिमिट के हिसाब से ही प्याज रख सकते हैं। बिल्कुल, लिमिट के हिसाब से ही प्याज रख सकते हैं और ये फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से भी लिया गया है। काला बाजारी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले स्टॉक लिमिट तय कर चुकी है और अब प्रदेश सरकार ने भी स्टॉक लिमिट तय कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी जानकारी साझा करने के लिए। और ये जो लिमिट तय की गई है इसके तहत आपको बता दें कि थोक व्यापारी जो है उन्हें 250 क्विंटल तक लिमिट रखने की छूट दी गई है। वहीं दूसरी तरफ फुटकर व्यापारी वो जो हैं वो 20 क्विंटल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे प्याज को। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज की घटना के बाद अब मस्जिदों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले मथुरा फिर आगरा की मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई और अब उत्तर प्रदेश के ही बागपत जिले में बीजेपी कार्यकर्ता मनुपाल बंसल ने विनयपुर की मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बंसल ने हनुमान चालीसा पाठ का सोशल मीडिया में लाइव टेलीकास्ट भी किया। बताया जा रहा है कि बंसल ने मौलाना अली हसन की रजामंदी से ही मस्जिद में पाठ किया था। वहीं मामला सामने आने के बाद मुस्लिम समाज ने मौलाना अली हसन को मस्जिद से निकाल दिया। इधर बंसल का कहना है कि मौलाना को निकालने का फैसला गलत है, उन्होंने तो भाईचारे का संदेश दिया था। मौलाना ने भी बंसल के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस को दिए बयान में उन्होंने कहा कि बंसल गांव के ही रहने वाले हैं, परिचित हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं चाहते। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी थी। घटना के बाद मथुरा समेत कई शहरों की मस्जिदों में पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाईचारा हो, सब शांति से रहें, कोई विवाद ना हो, एक दूसरे से प्यार से रहें। बस यही मैं आप सबको अपील करता हूं कि सब लोग भाईचारे से रहें, कोई तर्क वितर्क ना करें। सब हम हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष ना फेंकें। मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अल्लाह की पाक पवित्र जगह में मैंने भगवान का नाम लिया है, बड़ा अच्छा सम्मान मिला है। ये भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। पर जुड़ गए हैं राजू, पहले मथुरा में हमने ये तस्वीरें देखी, दूसरी तरफ आगरा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें और इसके बाद अब यूपी के ही बागपत जिले से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इसे धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, अच्छा संदेश देने की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज के हर वर्ग की सोच एक जैसी नहीं है। इस तरह की तस्वीरों से सांप्रदायिक दंगे बढ़ने की भी कहीं ना कहीं नौबत आ जाती है। यार बिल्कुल अच्छी बात की। अगर उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करें, जो शुरुआत होती है मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के आरोपी फैजल खान, जो सीए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में
हुए शाहीनबाग कांड में सक्रिय रहा था। सहगल की दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद बरामद हुए उसके मोबाइल से कहीं राज खुले। ये जिसको देख के वहाँ के एसपी की अगर बात करें, टीचर ने बताया कि फैसल खान की गिरफ्तारी के बाद उसका मोबाइल किया गया जब उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। पर हाल की ही बात, बाबा मंदिर में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई थी मंदिर के अंदर, तो उससे कुछ हिंदू समुदाय में रोष व्याप्त है। और जया, ये खासकर मैं आपको बता में अगर कोई अवहेलना करता है, किसी के धर्म को बुरा कहता है, तो हर आदमी को बुरा लगता है। तो उसका बदले की अगर बात करें, जो सूत्रों की माने जिस तरीके से आगरा की बात करें, जो शमशाबाद रोड थी, इस एक नवादा के पास एक मस्जिद है, उसमें हिंदू नेता के हनुमान चालीसा का तो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। और वीडियो में भगवा कपड़े पहने हुए शख्स की पहचान योगी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के रूप में हुई है। अब तक पुलिस ने जो देखा जाए, मथुरा में जो नमाज पढ़ी गई थी मंदिर के अंदर, तो उनके जो जितने आरोपी थे सबने पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया है। पर यहाँ की अगर आगरा की अगर बात करें या बाहर की बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि अभी गत दिवस पूर्व मथुरा के नंदगांव बाबा के नंदगांव मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा धोखे से नमाज पढ़ी गई थी, उनका कहना है जो, पर जिसका विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने नमाज पढ़ने वाले युवकों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। नमाज पढ़ने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था और आगरा के हिंदुवादी संगठन नेता ने नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, जिसको लेकर अगर बात की जाए, एक तरफ कहा जा रहा है सूत्रों की माने के मौलाना मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था, जो वीडियो वायरल हो रहा है। पर यहाँ पर जिस तरीके से जनता की बात करें जया, तो जनता में आक्रोश है। मुस्लिम समुदाय में उनका कहना है कि जब मथुरा से मंदिर में जब नमाज पढ़ी गई थी तो उनको गिरफ्तार किया गया था आरोपियों को, अभी तक इनको तोमर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्योंकि योगी यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर जिस तरीके की अगर बात की जाए, पर लोगों की अपनी अपनी सोच है। पर देखिए, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जिस तरीके से देखा जाए। और बहुत सी कहावत भी है, लेकिन जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी है, और जिस तरीके के वो, लेकिन राजू, ऐसे में सवाल ये उठता है कि मथुरा से शुरू हुआ ये सिलसिला अब यूपी के ही अलग अलग जिलों में चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंच जाएगा, उसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन ये सिलसिला आखिर आगे क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये भी एक सवाल पैदा होता है ना। बिल्कुल, अच्छा कहा जाए जया, आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने जिस तरीके से अभी सभाएं चल रही थी, पूर्व की बात करें, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उन्होंने जिस तरीके से सभाएं की और सभाओं में जाकर कहा था जो हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रहता है वो हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। पर उसके बाद में उनकी जो कहावत कथनी और करनी में कोई अंतर देखने को मिलता है। अगर मथुरा की बात करें, मथुरा में जिस तरीके से मस्जिद में मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई, तो वो जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद में आगरा में जिस तरीके से जो माहौल को खराब करने की बात करें, माहौल दोनों जगह खराब करने की बात थी। पर मुस्लिम जिस तरीके से योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष की अगर बात करें, उनको अभी तक अजय तोमर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, पुलिस ने क्यों नहीं किया? इस पर सफेद पोस्ट का हाथ है, क्या कारण है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा विषय। बिल्कुल, कई बड़े सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं राजू, लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और खास तौर पर यूपी से ही शुरू हुआ और यूपी के ही अलग अलग जिलों में इस तरह की तस्वीरें इस वक्त निकलकर लगातार सामने आ रही है। आए दिन 3 दिनों से 3 से 4 दिन हो गए हैं और तभी से ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। शुक्रिया आपका राजू, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां जांजगीर चांपा जिले के थड़ा गावहरा गांव से अपहृत 6 वर्षीय अनुज कुमार कुर्रे को बिलासपुर और जांजगीर पुलिस की संयुक्त टीम ने महज 13 घंटे में बरामद कर लिया। आपको बता दें, घटना बलौदा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 की है, जहां सुबह 9:30 बजे अनुज का अपहरण किया गया था। शहर में दिन दहाड़े बच्चे का अपहरण करने से सनसनी फैल गई थी। अपहरणकर्ताओं ने अनुज को एक मकान में बंद करके रखा था और उसके परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 13 घंटे में ही मस्तूरी थाना स्थित देव गांव से बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बच्चे का चाचा ही है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। मामले में एसपी पारुल माथुर का कहना है कि कुछ और संदिग्धों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि घटना में उनका किस प्रकार से संलिप्तता थी, इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी होगी।
मुझे शक तो नहीं हुआ कि घर ही का आदमी है, हमारा देवर है, और क्या है उसमें शक, तो घर का आदमी तो नहीं हो सकता था। उन लोग डिमांड किए थे, फोन में आया था कि 5 लाख दो, उसके बाद अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसे बोले थे। फिर कार दिए थे, फिर टाइम में थोड़ा शाम टाइम में फिर फोन आए थे कि 5 लाख है कि नहीं है आपके पास। तो मैं इसका पापा बोले कि है मेरे पास 5 लाख। तो बोले कि अकलतरा आ जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ। तो हम लोग बोले कि हमारे बच्चे से बात करवाओ, उसका वीडियो भेजो। तो उन लोग बोले नहीं, आपका बेटा आपसे भी अच्छा है, आप लोग भी रखते उससे भी ज्यादा अच्छा है, ऐसे बोले। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बच्चा मिल गया, मेरे एक ही बेटा है। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था और घर ही का आदमी निकला, भाई निकला, परिवार का समझ लो, और 5 लाख फिरौती का मांग किए थे। दुश्मनी तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे पैसा को लालच में आ करके फिरौती का मांग किए थे। और भाई ही निकला घर का वो, और उसी ने दुकान में आकर के उसकी मम्मी को उलझा करके दूसरे लड़का के साथ मेरे बच्चे को उठाया था। कि सभी ने मिलके हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि पहले बच्चा सुरक्षित मिल जाए। तो हम लोगों ने जो भी लोकेशंस प्राप्त करी, उसके आधार पे हम लोग लगातार शॉर्टलिस्ट करते जा रहे थे कि बच्चे की पॉसिबल लोकेशंस क्या हो सकती हैं। उसी के आधार पे पहले हम लोगों ने मस्तूरी क्षेत्र के देवगांव में रेड करी और वहाँ पे बच्चे को सुरक्षित बरामद किया। और जो मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम को रचा था, राजा कुर्रे, जो कि जो विक्टिम है उसी का चचेरा भाई है, उसको भी बलौदा से गिरफ्तार किया गया है और उसी ने फिरौती की रकम के लालच में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो जांजगीर की ये पूरी घटना है थड़गा बहरा गांव, जहां 6 साल का एक मासूम, जिसे उसके ही परिजन की तरफ से अपनों ने ही अपहरण कर लिया था, फिरौती मांगी गई थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में मुस्तैदी दिखाई। पुलिस की बाकायदा तारीफ करनी होगी कि उनकी ही गंभीरता और उनके ही मुस्तैदी के चलते ये जो आरोपी है, जो उसका चाचा बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का ये कहना है, आला अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में और भी कई लोगों की संलिप्तता इस मामले में सामने आई है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव और नए केसों की संख्या भले कम हो रही हो, लेकिन ठंड के 3 माह भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में ठंड की दस्तक के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा रिसर्च के मुताबिक ठंड के अलावा वायु का दबाव ज्यादा होने के कारण ऊपर जाने के बजाय वो नीचे हो जाता है और इससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ठंड के दौरान लोग बार बार नहाने, हाथ धोने से कतराते हैं। इससे भी संक्रमण के संवहन की स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग को ठंड में कोरोना संक्रमण पलटवार को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बता दें, फिलहाल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। जहां अक्टूबर में रोजाना कोरोना के 2000 मामले सामने आ रहे थे, वहीं रोजाना 1000 से कम कोरोना के सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 707 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। साथ ही 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 884 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.6% है। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन लाइन पर इस खबर पर और भी ज्यादा बात करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, अच्छी बात यह है कि कोरोना का कहर कम हो रहा है, मरीजों की संख्या कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही ठंड ने दस्तक दी है, लोग ऐसा ना हो कि लापरवाही करना शुरू कर दे और उसके बाद फिर से मामलों में बढ़ोतरी नजर आने लगे। जी, निश्चित रूप से एक मेडिकली तो बहुत बड़ा थ्रेट है ही इसका, लेकिन सोशली बहुत बड़ा थ्रेट इसलिए बन चुका है क्योंकि जैसे ही चीजें बाहर आना शुरू होती है कि कोरोना कम हो रहा है, लोग बेफिक्र होना शुरू हो जाते हैं। जबकि बेफिक्री तब हो सकती है जब कोरोना खत्म हो जाए। अभी कम हो रहा है, कोई भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता है। और इस बात को तो शुरू से ही सारे जो भी रिसर्च करने वाले हैं कहते चले आ रहे हैं कि जैसे ही तापमान में गिरावट आनी शुरू होगी, कोरोना के केसेस बढ़ने लगेंगे क्योंकि हवा का दबाव बढ़ेगा। इसका जो वो है, जो इसका कोरोना का जो वो है संक्रमण है, वो बहुत तेजी से फैलता चला जाएगा। और इसमें बहुत गंभीर बात यह है कि अब तो ये तक कह दिया गया है कि वूलन क्लोथ्स पहनने में आप सावधानी बरतें क्योंकि उससे
कोरोना आकर उसका संक्रमण आकर चिपक जाता है और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो रिकवरी रेट चाहे जो भी हो जाएगा, जब तक रिकवरी रेट माइनस की स्थिति में नहीं आ जाए, मेरा मतलब जब तक कोरोना के थमने की रफ्तार जो है पूरी तरह काबू नहीं कर ली जाएगी, जब तक ये डिक्लेयर नहीं हो जाता, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर कि अब कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है, तब तक किसी भी तरीके की लापरवाही इसको दोबारा लाने में बहुत बड़ी मददगार हो सकती है। जर्मनी का हम उदाहरण देख रहे हैं, जहाँ पर नए सिरे से उनको प्रतिबंधों के बारे में सोचना पड़ रहा है। इजराइल जैसा देश है, ईरान, इराक है, जहाँ पर इन चीजों के दोबारा जब केसेस आने लगे तो सरकारों को सख्ती करनी पड़ रही है। तो ये हर आदमी के समझने की बात है, सरकारों के बस का पूरी तरह ये मामला रहा नहीं। अगर होता तो ये नहीं कहते कि अब हम लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग इससे भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। मतलब सारे उपाय फेल हो चुके हैं। मेडिकल साइंस अभी तक इसका वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाया है, इसका कोई क्योर नहीं ढूंढा जा सका है। इस सब के बीच में कुछ कुदरती कारणों से हो सकता है इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई हो, लेकिन ये तय बात है कि दोबारा जोर पकड़ेगा। और ठंड जिस हिसाब से भोपाल के संदर्भ में अगर हम बात करें 2-3 दिन से जैसा जोर पकड़ रही है, तो उसके चलते लोगों को चाहिए कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ रहें। इन चीजों को कोई बहुत बड़ा शुभ संकेत न मानने की केसेस कम हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर केसेस कम हो रहे हैं सर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना हमारे बीच से चला गया है या कोरोना का खतरा कम हो गया है, बल्कि ठंड ने दस्तक दी है। तो ये भी कहीं ना कहीं खतरे के संकेत हैं कि लापरवाही बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तमाम जो गाइडलाइंस का पालन आप पहले से करते आ रहे हैं, उन्हीं गाइडलाइंस का पालन, उन्हीं एहतियातों का पालन आपको आने वाले समय तक भी करना होगा, जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता या फिर इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। बहुत शुक्रिया सर ये जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।